अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। आज लेक्चर 44 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से मेजर ऑफ लोकेशन। चैप्टर 3 को हम टॉपिक वाइज लेक्चर नंबर 27 से लेक्चर नंबर 43 तक कवर करते आए हैं। चैप्टर 3 के तमाम टॉपिक्स तो कवर हमने कर लिए हैं, तो आज एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट करते हैं। आज के हम अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.1 के फर्स्ट पार्ट पे हमें कहा गया है डिफाइन अर्थमेटिक मीन, डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 28 में डिस्कस किया था। मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ लेक्चर नंबर 28 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नंबर 28 का लिंक भी डाल दूंगी। आप वहाँ से इसकी बेसिक डेफिनेशन को देख लीजिएगा। ज्योमेट्रिक मीन की बेसिक डेफिनेशन और इस टॉपिक को हमने लेक्चर नंबर 32 में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नंबर 32 का भी लिंक मिल जाएगा। हार्मोनिक मीन को मैंने लेक्चर नंबर 36 में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन तीनों लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, आप विजिट कर लीजिएगा, आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। नेक्स्ट आपको कहा गया है एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन ईच ऑफ देम इज़ यूज परफेक्टली। अब आपने सिचुएशन बतानी है कि किन किन हालात में या किन कंडीशंस में हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को यूज़ कर सकते हैं। पहले वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि हम अर्थमेटिक मीन को किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं या किन किस सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को और हार्मोनिक मीन को किन सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं। The arithmetic mean is appropriate when all values in the data set have the same unit of measure। अब अगर आप स्टूडेंट्स की हाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको हाइट तमाम फीट में प्रोवाइड की गई है। अगर आप वेट ले रहे हो तो आपको केजीज में है। मेजरमेंट ऑफ यूनिट सेम है, तो हम किसे प्रेफर करेंगे? हम अर्थमेटिक मीन को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आपको बताया गया अर्थमेटिक मीन इज़ यूज ओनली क्वान्टिटेटिव डेटा। अगर हमारा डेटा क्वान्टिटेटिव हो तो हम अर्थमेटिक मीन को यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन कभी भी क्वालिटेटिव डेटा पे अप्लाई नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास आई कलर है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप आई कलर का अर्थमेटिक मीन निकालो। हम कभी भी आई कलर का अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम एवरेज हाइट ऑफ अ फैमिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें पता है कि हाइट मेरे पास एक क्वांटिटी होती है, कभी भी वो क्वालिटी नहीं होती। तो अर्थमेटिक मीन कब यूज़ होता है? जब डेटा मेरे पास क्वांटिटेटिव हो। नेक्स्ट ये भी कहा गया है AM इज़ यूज टू कैलकुलेट द एवरेज स्कोर इन क्रिकेट। आप देख रहे हो कि क्रिकेट मैच चल रहे हैं आजकल, तो अगर आपने एवरेज स्कोर कैलकुलेट करना है तो हम किसे प्रेफर करेंगे? हम अर्थमेटिक मीन को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। आपको बताया गया है GM आर यूज़फुल फॉर एवरेज रेट एंड रेशोज, कि जब कभी भी रेट एंड रेशो की बात होती है तो हम किसे प्रेफर करते हैं? हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया है GM इज़ यूज टू कैलकुलेट व्हेन वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एन आर्टिकल, कि जब भी आपको किसी भी आर्टिकल की में या किसी भी प्रॉब्लम में परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज को कैलकुलेट करने को कहे तो हम किसे प्रेफर करेंगे? हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करेंगे। ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि अगर हमें परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज को कैलकुलेट करने को कहे तो हम किसे प्रेफर करेंगे? हम उस सिचुएशन में भी GM को प्रेफरेंस करेंगे। नेक्स्ट हमें कहा गया है GM इज़ यूजफुल फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़, कि GM हमारे पास किन वैल्यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है? कि अगर डेटा में तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव हों। और ये भी याद रखिएगा कि अगर डेटा में एक भी वैल्यू ज़ीरो है तो उस कंडीशन में भी हम ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो किन दो सिचुएशन में हम GM को अप्लाई नहीं कर सकते? एक, डाटा में अगर वैल्यू ज़ीरो आ जाए, और सेकंड, अगर डेटा में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो इन दो कंडीशंस में हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफरेंस नहीं देंगे। थर्ड है आपके पास हार्मोनिक मीन। इसमें हमें कहा गया है HM इज़ आल्सो यूजफुल फॉर एवरेज रेट एंड रेशोज, के HMB रेट एंड रेशो में बड़ी अच्छी एवरेज समझी जाती है GM है, क्योंकि GM भी रेट एंड रेशोज में इसको कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमें कहा गया है HM इज़ यूजफुल टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन, कि इट्स मीन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहे कि आपने एवरेज स्पीड और एवरेज प्राइस कैलकुलेट करनी है, ठीक है,
एवरेज प्राइस या एवरेज स्पीड। तो इन दो कंडीशंस में भी हम किसे प्रेफरेंस करेंगे, हम हार्मोनिक मीन को प्रेफरेंस करेंगे। नेक्स्ट हमें ये भी कहा गया है हार्मोनिक मीन इज़ यूजफुल फॉर द डेटा इन विच ज़ीरो इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड, के हार्मोनिक मीन को भी हम उस डेटा पे प्रेफर करेंगे जिस डेटा पे मेरे पास ज़ीरो इन्वॉल्व ना हो। के अगर क्वेश्चन में ज़ीरो आ जाता है तो उसमें ना तो जीएम एक अच्छी चॉइस समझी जाती है और ना ही एचएम एक अच्छी चॉइस समझी जाती है। होपफुली अब आपके पास 3.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.1 के सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है द रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम इज अर्थमेटिक मीन is greater than equal to geometric mean and geometric mean greater than equal to harmonic mean। ये हमने प्रूव करना है अपने इस थ्योरम में। और नेक्स्ट हमें कहा गया है अंडर व्हाट सिचुएशन दीज आर इक्वल, और किस सिचुएशन में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सेम हो जाएंगे। हम इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे द अर्थमेटिक मीन एएम जीएम and HM of two numbers A and B are given below। के दो नंबर्स हैं A और B, इसका HM GM और HM हम डिफाइन करने लगे हैं। अगर दो नंबर्स हो आपके पास A और B तो आप किस तरह उसका AM कैलकुलेट करते हो। AM कैलकुलेट करने का एक ही तरीका कार है। देखो सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 2 और 10 का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो। हम लिखते हैं कि जी AM इक्वल आता है इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दो, क्योंकि 2 नंबर्स हैं तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास AM है। तो अगर 2 नंबर सपोज अब की बार मेरे पास नंबर हैं A और B, तो कैसे हम इन दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आ गया अर्थमेटिक मीन। हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको आसानी लगे इस प्रूफ को समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में ये नहीं है सॉल्व। अगर जीएम आपको इन 2 नंबर्स का कैलकुलेट करना है 2 और 10 का, तो हम लोगों ने देखा था कि जीएम मेरे पास क्या होता है, जीएम इक्वल होता है इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। और अगर 2 नंबर्स हैं तो जस्ट इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है। 3 होते हम इसको थर्ड नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट उसके ऊपर थर्ड रूट आना था, अंडर रूट नहीं आना था। तो हम लिख रहे हैं कि जीएम इसका क्या हो जाएगा, जीएम ए और बी का इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू बी। एंड HM हमें पता है 2 नंबर्स का। सपोज पहले न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। अगर आपको कहेंगे आपको 2 और 5 का HM कैलकुलेट करना है तो हम कैसे इसका HM कैलकुलेट करते हैं। हम लिखते हैं HM इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ द मीन एंड रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू n इंटू समेशन 1/x। ये फार्मूला देखा था। n है नंबर ऑफ वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 लिखेंगे और 1/x वैल्यूज़ रेसिप्रोकल लेके सम अप करना है तो हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/5। कैल इस तरह मेरे पास इन 2 वैल्यूज़ का HM आ जाएगा। अब की बार मेरे पास 2 वैल्यूज़ क्या हैं, A एंड B। तो HM आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/A प्लस 1/B। अगर मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूं तो मेरे पास ये तो 2 इसी तरह ही रहेगा, A और B एलसीएम आ जाएगा। अब आप देख रहे हो A है एलसीएम में क्या नहीं है, B, तो वो B ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा B प्लस A। फर्दर इसे सॉल्व करो। हम जानते हैं कि डिवाइज़र का जो डिवाइज़र होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये AB 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। हम HM क्या आ रहा है 2 नंबर्स का, ये मेरे पास आ रहा है। हाईलाइट करके इसे लिखते हैं। अब आप देखें इस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे वी नो डैट अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B। ये मैं एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B किसके इक्वल होता है, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा। इट्स मीन फर्स्ट वैल्यू अंडर रूट A है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म है अंडर रूट B, तो अंडर रूट B का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस के फार्मूले में जब इधर सेंटर में माइनस होता है तो इधर
टू के साथ भी माइनस आ जाता है, -2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक है। अब आप देखो ये इसके इक्वल नहीं आ जाएगा, √a माइनस √b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर अंडर रूट को फिनिश कर देगा, ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी -2। और इंडिसेस का रूल है, अगर आपके पास एक्सपोनेंट सेम होती, कोई दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप एक एक्सपोनेंट में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इंडिसेस का यहाँ रूल लगा देंगे। अब आप देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास टर्म लिखी हुई है √a माइनस √b का होल स्क्वायर, अगर वैसे हम जज करें तो क्या ये टर्म पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये देखें √a माइनस √b का होल स्क्वायर। भी हमने ये डिसाइड करना है कि आया ये टर्म पॉजिटिव है या ये टर्म नेगेटिव होगी। अगर स्क्वायर के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू बी आती है, नेगेटिव साइन को तो पॉजिटिव कर देगा, 2 2 ज़ार 4, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है √a माइनस √b का होल स्क्वायर, ये मेरे पास लाजमी ग्रेटर होगा 0 के। देखो अगर इस ब्रैकेट में मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो स्क्वायर क्या करेगा, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। इट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन होगा 0 के, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, एक और चांसेस भी हैं कि अगर a और b आपका सेम हो जाए, a b आपका 0 हो जाए या सेम आ जाए, तो आप पुट करके देखो इसमें, तब भी ये एक्सप्रेशन या तो ग्रेटर देन 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा। वो देखो मैं पुट करके दिखाती हूँ, इस पर मैं ज्यूम कर रही हूँ, a भी 2 है और b भी 2 है, ठीक है। तो देखो इधर हम जब वैल्यूज पुट करेंगे √2 माइनस √2, सॉल्व करके देखते हैं कि क्या, अब देखो पॉजिटिव √2 नेगेटिव √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स मीन ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है या तो ये ग्रेटर देन 0 होगी, हाँ ये इक्वल टू 0 भी हो सकती है, ठीक है। इसको अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ, मैं यहाँ लिखूँगी √a माइनस √b होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। अब आप देखो अगर ये जो मेरे पास क्वांटिटी है इसमें लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली अगर ये चीज़ इसके इक्वल है राइट हैंड साइड की, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये राइट हैंड साइड भी क्या होगी, मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। देन a प्लस बी -2 टाइम √a b, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लास्ट पेज पे हमने ये ड्राइव किया कि a प्लस बी -2 टाइम √a b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखो a प्लस बी -2 टाइम √a b, अगर मैं बोथ साइड पे प्लस कर दूँ 2 टाइम √a b, तो क्या ये इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क पड़ेगा। हमने रूल सीखा था इनइक्वालिटी का कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यू बोथ साइड पे प्लस करोगे तो ग्रेटर साइन ग्रेटर ही रहेगा, लेस साइन लेस ही रहता है। तो इट्स मीन इस साइन को, जो सेंट्रल साइन है, से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ग्रेटर ही रहेगा। अब आप देखो इस तरफ तो ये √2ab और -2 टाइम √a b ये कैंसलेशन हो जाएगी, ये जस्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम √a b। ये जो एक्सप्रेशन आया इसे मैं लेट कर रही हूँ कि से दिस इज इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, देखें मैं बोथ साइड पे डिवाइड करना चाह रही हूँ 2 से, तो मैं लिखूँगी डिवाइडिंग, क्योंकि इनइक्वालिटी का रूल है, हम जस्ट ये वैल्यू अगर इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसे फौरी इधर नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। हमने इस साइन को, सेंट्रल साइन को ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई और नेगेटिव वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो फौरी तौर पे चेंज हो जाएगी, ग्रेटर साइन लेस में चला जाएगा और लेस साइन ग्रेटर में आ जाएगा। तो डेट्स वाई कभी भी हम डायरेक्ट इसमें मूवमेंट नहीं करवा सकते। डायरेक्ट मूवमेंट कब होती है, जब इक्वल का साइन होता, ठीक है। तो हम इधर 2 मल्टीप्लाई था जस्ट उस तरफ डिवाइड कर देते, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखें ये यूं ही रह जाएगा, इधर आ जाएगा 2 टाइम √ab डिवाइडेड बाय 2। फिर याद रखिएगा अगर आप पॉजिटिव वैल्यू से किसी भी इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हो तब भी साइन चेंज नहीं होते, बट इससे क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसलेशन हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √a b। इसको मैं कह रही हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। अगेन टेकिंग इक्वेशन 1, ये मैं लिखूंगी a प्लस बी
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम अंडर रूट ए बी, बोथ साइड विद अंडर रूट ए बी, क्योंकि अंडर रूट ए बी मेरे पास पॉजिटिव टर्म है तो तब भी ये ग्रेटर साइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इट्स मीन अंडर रूट ए बी लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा इनइक्वालिटी के और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें, इसे तो यूं ही रहने देते हैं हम, बट राइट साइड पे हम काम कर सकते हैं। ये देखिए 2 टाइम इट्स मीन अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर, तो क्या करेगा, स्क्वायर रूट को फिनिश कर देगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है ए बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 AB, बोथ साइड विद, एक्चुअली मैं यहाँ सिर्फ अंडर रूट ए बी लाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ये ए प्लस बी साइड पे नहीं चाहिए, लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड विद ए प्लस बी, तो अंडर रूट ए प्लस बी और ए प्लस बी, लेफ्ट साइड भी डिवाइड हो जाएगी ए प्लस बी से, और जो राइट साइड है 2AB ये भी डिवाइड हो जाएगी ए प्लस बी से। ये देखिए लेफ्ट साइड पे क्या होगा इनइक्वालिटी की, ये वैल्यू तो इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, जस्ट मेरे पास रह जाएगा ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, इसे मैं कह रही हूँ इक्वेशन 3। अब देखें लास्ट पे क्या मैं ये नहीं कह सकती फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, या आप यूं भी कह सकते हो मर्ज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 2 है आपके पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। अब देखो इक्वेशन 3 अगर मैंने इकट्ठा करके लिखना चाह रही हूँ तो इक्वेशन 3 के तो लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी ए बी अंडर रूट लिखा हुआ, तो मैं इसे दोबारा नहीं लिखूंगी, रिपीट नहीं करूंगी। तो इट्स मीन कि ए बी ये किसके ग्रेटर देन आ जाएगा, 2AB डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो अब आप देखें जब थ्योरम मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये नहीं कहा था कि 2 वैल्यूज़ अगर हैं ए एंड बी तो उसका अर्थमेटिक मीन ये होता है। तो क्या मैं इस वैल्यू की जगह पे या इस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 की जगह पे ये नहीं लिख सकती कि ए एम, नेक्स्ट ग्रेटर साइन यूं ही रहेगा, ये मेरे पास आ जाएगा GM और ये मेरे पास क्या आ जाएगा HM। तो क्या यही आपने प्रूव नहीं करना था कि अगर आप डेटा लो तो उसमें अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू आता है ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन के। देखें अगर आपके पास डेटा है 2 2 2 2 एंड 2, ठीक है, आपका डेटा सिर्फ एक ही क्वांटिटी पे इन्वॉल्व है 2 पे, आपने इस डेटा का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम अर्थमेटिक मीन, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि 5, ये मेरे पास आ रहा है 10/5। तो देखें मेरे पास अर्थमेटिक मीन क्या आ गया 2। अगर आपने इसी डेटा का GM कैलकुलेट करना है तो कैसे GM कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते हैं 5th रूट, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं, इन तमाम वैल्यूज़ का या इन 5 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब आप देखो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आता है, और अगर आप 32 का 5th रूट लो तो आप देखना आपके पास GM भी आ रहा है 2। HM कैसे लेते हैं इन वैल्यूज़ का, HM इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 + 2, 1/2 + 1/2 + 1/2, रेसिप्रोकल्स को लेके सम अप करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा आपका HM भी क्या आएगा 2 ही आएगा। तो याद रखिएगा कि ये तीनों मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकती हैं, AM GM and HM are equal if the data consist on same values। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि AM और GM का और HM का आंसर सेम आए। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट में सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।